परिवार दो लोगों से मिलकर नहीं बनता केवल। कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को ये कहती हैं कि चलो आप आगे बढ़ो और मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। 21 साल की लड़की जब एक परिवार में फंसती है तो उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने भी किया। मुझे भी करना पड़ा। बहुत छोटी थी मैं, मुझे नहीं समझ में आती थी काफी सारी चीजें, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग मैं काप रही क्योंकि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ था। बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जहां पर मुझे हर मोड़ पर अप्रिशिएट किया गया। हमारी लाइफ में एक मैन का बहुत बड़ा रोल होता है जिसको हम शायद कभी अप्रिशिएट भी नहीं करते। और शायद मैं समझती हूँ एज अ लॉयर मैंने बहुत सारे केसेस देखे। जब मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी की फैमिली ना बिगड़े। कोशिश मेरी ये रहती है कि परिवार नहीं बिगड़ना चाहिए। परिवार दो लोगों से मिलकर नहीं बनता केवल। परिवार होता है, उसमें माँ बाप भी शामिल होते हैं, उसमें केवल पति पत्नी ही शामिल नहीं होते, उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। और साथ में माँ बाप के साथ आप जब देखेंगे एक आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है जिसको शायद आज तक कहीं पर भी किसी भी इंसान ने अप्रिशिएट नहीं किया होगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक लड़का पैदा होता है तो वो कंधों पर बोझ लेके पैदा होता है। कैसे? जब वो पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं घर का वारिस पैदा हो गया, एक बोझ बेचारे के ऊपर वहां से पैदा हुआ। लेकिन समझा किसने? क्या हम फीमेल्स इस चीज को समझ पाते हैं? कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को ये कहती हैं कि चलो आप आगे बढ़ो और मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। मैं बर्थ प्लेस मेरा मथुरा है, शादी मेरी कोटा हुई और आज मैं जयपुर रह रही हूँ पिछले 1.5 साल से अकेले। मेरी जर्नी जो रहती है मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली रही, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जहां पर मुझे हर मोड़ पर अप्रिशिएट किया गया, हर कदम पर मेरा साथ दिया गया। 21 साल की एज में मेरी शादी हुई। 21 साल की एज में मैं समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं आता होगा। वो समझ ही नहीं पाते कि घर में हमें करना क्या है। हमें तो किचन में जाना ही नहीं आता, हमें तो चाय बनाना ही नहीं आता। मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरी बुआ सास, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी यूपी से हैं, तो बुआ सास, हमारी 4 बुआएं, उनके बच्चे, फिर उनके परिवार। जब हमारे यहाँ कोई त्योहार होता था तो सब लोग खाना खाने आते थे। सबको, मेरे फादर इन लॉ पॉलिटिक्स में थे, बहुत एक्टिव थे, बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, तो मंत्रियों का आना जाना रहता था। बहुत अच्छा लगता था मुझे। और उनको सिर्फ एक ही चीज का शौक था कि सबको बुलाएं और घर पे सब खाना खाने आए। 21 साल की लड़की जब एक परिवार में फंसती है तो उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने भी किया। मुझे भी करना पड़ा। बहुत छोटी थी मैं, मुझे नहीं समझ में आती थी काफी सारी चीजें, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग मैं काप रही क्योंकि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ था। उन्होंने कहा मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स थी। जब 21 साल की लड़की की शादी होती है और उसको घर में जाके पता चलता है कि जो चीजें मुझे बताई गई थी शादी से पहले वैसा तो कुछ भी नहीं है, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जहां मैं सोचती हूँ कि मेरा परिवार, अरे इतना बड़ा मकान है, कोठी बनी खड़ी है, लेकिन पीछे अगर देखें बैकबोन तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर आज की लड़की होती तो वो शायद उस टाइम पर या तो फांसी लगा लेती या वो तलाक का केस दायर कर देती। दिस इज फैक्ट। अगर मेरी स्टोरी को मैं जब आपको डिस्क्राइब करूंगी तो आपको लगेगा कि अगर कोई आज की लड़की होती तो वही करती कि या तो वो फांसी लगा लेती या फिर क्या करती, या वो तलाक कर देती और अपने पेरेंट्स को जाके कहती आपने मेरी शादी कैसी जगह कर दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इतना बस आप मकान देख के रह गए, लड़का बेरोजगार है, क्या बताया था, 2 ट्रक हैं। हमें लगता है मेरे फादर बहुत गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए तो ट्रक तो बहुत बड़ी चीज होती है। अरे 2 ट्रक का मालिक है आदमी, वो तो करोड़पति होगा, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है, यूपी से आके राजस्थान में अपना नाम कमाना। तो बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने अपना जब नाम कमाया होता है तो उनको अपने पास से बहुत प्यार होता है, वो प्रेजेंट में नहीं जीते। दिस इज फैक्ट कि आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। आप पास्ट में क्या थे कोई नहीं देखने आ रहा। आपकी बहू जो आपके घर में आई है वो आपका प्रेजेंट देख रही है कि प्रेजेंट में आप क्या हैं। प्रेजेंट में आपके पास सिर्फ एक मकान है, एक लड़का है जो बेरोजगार है। मेरी नजर में वो बेरोजगार इसलिए था क्योंकि जिस बिजनेस में वो था वो बिजनेस बिल्कुल ठप बिजनेस हुआ करता था। रीजन बीइंग 2004 में जब आप एक ट्रक के मालिक हैं और वो ट्रक चलता है तो उसमें आपको घर भी चलाना है, उसमें आपको ड्राइवर का खर्चा भी निकालना है और उसमें आपको ट्रक की मेंटेनेंस भी देनी है। जितनी आपकी अर्निंग होगी उससे ज्यादा एक्सपेंसेस तो आप उस ट्रक
बार नुकसान हो गया उसमें कर देते हैं। अब बताएं कि मैं क्या करूं? मेरे पास हिस्ट्री तो निकल के आ गई, मेरे पास क्या ऑप्शन रह गया? पेरेंट्स से लड़ना नहीं है। पेरेंट्स से लड़ने के क्या होगा? पेरेंट्स क्या करेंगे? अगर मैं उनके पास जाके बैठ जाऊंगी तो उसमें होगा भी क्या? मेरी एजुकेशन थी बीएससी, मैंने ग्रेजुएशन किया था और एलएलबी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ले रखा था। फर्स्ट ईयर के मैंने एग्जाम दिए थे। फिर मैंने शुरुआत की। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं तुम्हें जॉब करना है। मेरा 8 फरवरी को एग्जाम है, मुझे डेट आज भी याद है, 8 फरवरी 2008 को मेरा एग्जाम था। मेरा बेटा 20 दिन का था जब मैंने एलएलबी फाइनल ईयर के एग्जाम देने जब मैं गई थी, तब मेरा बेटा 20 दिन का था केवल। और 20 दिन के बच्चे को लेके मैं अपने एलएलबी फाइनल ईयर के एग्जाम देकर रही। मेरे हस्बैंड के पास मेरी फीस भरने के लिए 2000 रुपए नहीं थे, फिर भी उन्होंने अरेंज करके उस 2000 रुपए से मेरे को एलएलबी पूरी कराई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी तो फीस ज्यादा नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में एलएलबी की फीस है 25,000 रुपए या 50,000 रुपए, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनका कहना यह था कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तो मैंने कहा कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम जाओ, घर से निकलो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रक का बिजनेस, मत संभालो ट्रक का बिजनेस, नौकरी करो, ट्रक का बिजनेस मैं संभाल लूंगी, पापा को मैं देख लूंगी, आप बाहर निकलो। वो कोटा छोड़ के रायपुर चले गए। रायपुर कोटा से आगे एक छोटी सी जगह है जहां पर पेट्रोल पंप पे वो जॉब करने लगे। अर्निंग होने लगी, ठीक ठीक सब कुछ सही चलने लगा, धीरे धीरे सब कुछ होता गया। मैंने एलएलबी की, एलएलएम किया, राइट नाउ आई एम डूइंग पीएचडी, एमबीए कंप्लीट किया। साथ ही साथ मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। अब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर पेरेंटिंग। सबसे पहले हम फीमेल्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें अपने परिवार को किस तरीके से रखना है। देखिए, आदमी जो आपके पीछे खड़ा है हमेशा वो दोषी नहीं होता। उसको जीने का अधिकार है, उसको जीने दें, उसको फ्रीडम दें, उस पर बाउंडेशन ना लगाएं। वो भी एक इंसान है। आजकल आदमियों की स्थिति वाकई में बहुत खराब है। मैं एज ए लॉयर इस चीज को समझ सकती हूँ। जब मेरे सामने केस आते हैं तो मैंने ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है कि वो पूरी जिंदगी ताउम्र कमाई में लगा देते हैं और बाद में जब वो कोर्ट में जाके खड़े होते हैं तो बीवी उन पर एलिगेशंस लगाती रहती है कि इसने तो ये मांगा और उसने तो वो मांगा। ऐसा नहीं होता। आदमी की स्थिति वाकई में बहुत खराब होती है। वो बीवी और माँ के बीच में फंसकर रह जाता है। तो आप लोग कृपया उसको समझें प्लीज, इसको अदरवाइज ना ले। जहां पर जितनी भी फीमेल बैठी हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। हम भी इंसान हैं, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम लोग मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं। लेकिन फैक्ट इज दिस कि आदमियों की स्थिति वाकई में बहुत खराब है। उन लोगों को आपके सहारे की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है और आपकी सांत्वना की जरूरत है। माँ और बीवी के बीच में उस आदमी को फंसाओ मत। माँ और बीवी के बीच में फंसाओ मत। ससुर का और बहू का झगड़ा कभी नहीं होता, हमेशा झगड़ा होता है तो सास और बहू का होता है, जिठानी और बहू का होता है, नंद और बहू का होता है। आदमी कहाँ है? घर बिगड़ने की जगह कहाँ है? घर बिगाड़ने वाले भी हम हैं, घर बनाने वाले भी हम हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी हम पर है। कोटा के अंदर आज की डेट में सुसाइड हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कभी हमने ये चीज समझने की कोशिश करी कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने अपनी इच्छाओं के उनके ऊपर थोपा? हमने पेरेंटिंग ठीक से नहीं की। हम न्यूक्लियर फैमिली में विश्वास रखते हैं। हम दादी बाबा के साथ बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि दादी बाबा तो क्या देंगे बच्चे को, दादी बाबा वो चीज दे सकते हैं बच्चे को जो शायद हम भी नहीं दे सकते। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल चीज है। मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया और मैं बताती हूँ आपको। मेरा 17 साल का बेटा है और ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन राइट नाउ एट प्रेजेंट। ही इज अ सक्सेसफुल मैन। मैं क्यों कहूंगी सक्सेसफुल मैन? उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में बचपन नहीं जिया। बचपन क्या होता है? जिस टाइम पर उस बच्चे को खिलौने, दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में खेलने का शौक होता है बच्चों को, बच्चे जाते हैं, लेकिन उसको गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता। रीजन भी उसका एक गोल था। उसने एक गोल अपना, क्योंकि उसने एक डिसिप्लिन लाइफ थी। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन रही। मतलब मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। मैंने थोपा कभी किसी के ऊपर कुछ नहीं थोपा, अपने बेटे पर भी नहीं थोपा। जब वो हुआ तो मेरा काम ये था कि मुझे 2 साल तक, इवन मेरे समझती हूँ कि हर पेरेंट्स को यही करना चाहिए, 2 साल तक आप बच्चे के खाने पीने पर ध्यान दें। 2 साल तक आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक उस तक फीडिंग होनी चाहिए। जब उसके मुंह में स्वाद जाएगा तो वो खाना खाना भी सीखेगा, जो आज के बच्चे नहीं खाते।
कोई दूध नहीं पीता, कोई भिंडी नहीं खाता, कोई खरबूजा नहीं खाता, कोई फ्रूट्स नहीं खाएगा। ये बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स मैंने कहाँ से देखी? 2015 से लेके और 2023 आज आ गया। 15 से 23 में मैं कॉलेज में हूँ। उससे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर में काउंसलिंग में थी और मेरे पास IIT और मेडिकल के बच्चे आया करते थे और उनकी काउंसलिंग मैं किया करती थी। और मेरा मतलब वर्क प्रोफाइल भी बहुत डिफरेंट फील्ड में रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट रहा। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं आज की डेट में भी, और मैं उनको हमेशा यही मोटिवेट करती हूँ कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। पेरेंट्स तुमसे क्या कहते हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दो कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं यही करूँगा। हमें अपनी इच्छाओं को, पेरेंट्स को अपनी इच्छाओं को बच्चों पर नहीं थोपना है। जैसा मैंने अपने बच्चे के साथ किया वही मैं आपको बताती हूँ, प्रैक्टिकल है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, और नहीं लगे तो आप सोचना कि आपको क्या करना चाहिए आपके बच्चे के साथ। मैंने 2 साल तक उसको सिर्फ उसके खाने पीने पर ध्यान दिया। जब वो 2 साल का हुआ मैंने उसे स्कूल में डाला, प्ले ग्रुप में, जिससे कि वो मुझसे दूर रहना सीखे, जिससे कि वो बाहर का एनवायरनमेंट देखे, छोटे बच्चों के साथ में खेलना सीखे, उठना बैठना सीखे। क्यों? क्योंकि पहले घर में 4-4 बच्चे हुआ करते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक बच्चा होता है। बच्चा जाएगा कहाँ, किसके साथ खेलेगा, अपनी चीज़ें किसके साथ शेयर करेगा? तो वो शेयरिंग वाली फीलिंग जो होगी वो वहाँ पर बच्चे को मिलेगी। 2 से लेकर 6 साल तक आपके आसपास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चे को आप वो कराइए। जैसे आजकल आप देखेंगे एबेकस चलता है, स्विमिंग है, स्पोर्ट्स में आप डालिए बच्चे को। 2 से 6 साल तक आप बच्चे के अंदर उसकी हॉबीज़ डेवलप कीजिए, जिससे आप ये पता कर पाए कि वो चाहता क्या है। 6 से लेकर 10 साल के बच्चे में फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा बेसिकली किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में बुरा है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसे पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, अगर वो खेलने में अच्छा है तो उस खेल पर फोकस करें। अब हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बने, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बने। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कोई लाइफ में गोल नहीं है? क्या केवल एक इंजीनियर और डॉक्टर ही सक्सेसफुल हो सकता है? मैंने तो BSc की थी, उसके बाद मैंने लॉ किया, और आज मैंने MBA भी किया हुआ है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी किया हुआ है, मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, अच्छी एडवोकेट भी हूँ, और अच्छी कुक भी हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे बेटे को मैंने यही किया। 6 साल तक मैंने उसको देखा कि वो क्या खेलना चाहता है। उसने कहा मुझे क्रिकेट खेलना है। मैंने सर्च किया, मैं 16 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाकर लेकर जाती थी उसको छोड़ने के लिए, और मेरा रूटीन था। मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता इतना, तो मैंने कहा नहीं। मेरे हस्बैंड ने एक शब्द ज़रूर कहा था जो मुझे शायद अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा था कि तुम दोनों माँ बेटों ने अपने टारगेट ऐसे चूज़ किए हुए जिसका कोई पता नहीं है कि पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे। मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं जुडिशरी में जाना चाहती थी। मेरा टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न रहा कि मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही, फोकस नहीं कर पाई मैं। हाँ, लेकिन स्टिल मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं अब ADJ के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं ADJ का एग्ज़ाम देती हूँ, दूंगी। जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी एज है, तब तक मैं एग्ज़ाम दूंगी। और मैंने जुडिशरी में जाने के लिए लाइन ही चेंज कर ली। मैंने पॉलिटिकली उसको अपनाया कि मैं पॉलिटिक्स में रह के जुडिशरी में जाऊंगी। मेरा बेटा आज की डेट में, टुडे ही इज़ प्लेइंग फॉर राजस्थान क्रिकेट टीम, अंडर 19 टीम राजस्थान के लिए वो आज क्वालिफाई कर लेगा होपफुली। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, और पिछले 2-3 घंटे से हम उसी में लगे हुए हैं। आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है कि अभी तक लिस्ट आउट नहीं हुई है। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अंडर 16 टीम राजस्थान वो खेल चुका है, अंडर 14 टीम राजस्थान का वो प्लेयर रह चुका है, और अंडर 19 आज वो खेलेगा। और ये हमारे लिए प्राउड का विषय होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, CA भी हैं, बस प्लेयर मेरा ही बेटा है, खिलाड़ी मेरा ही बेटा है। रीजन भी क्योंकि वो खिलाड़ी बनना चाहता था, और मैंने उसके लिए, उस खिलाड़ी बनाने के लिए मैंने वो मेहनत कर ली कि मैं कोटा से लेके आज जयपुर रह रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। क्योंकि गेम्स में आप समझेंगे इस चीज़ को, गेम्स में बच्चे के अंदर स्टेमिना भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी आज की डेट में अप्रोच और पॉलिटिकल अप्रोच के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों का मानना है, मेरा मानना है पहले आप मेहनत करें, परफॉर्मेंस दें, जिससे कि जो आदमी आपकी अप्रोच लगाए उसको फक्र हो कि उसने सही आदमी की अप्रोच लगाई है। दैट्स व्हाई ही इज राइट नाउ ही इज प्लेइंग फॉर द राजस्थान क्रिकेट टीम। और जितने भी वहां पर कोचेज हैं, दे आर सपोर्टिंग। मिशनरी स्कूल सपोर्ट नहीं करते गेम्स को, मेरे बेटे को मिशनरी स्कूल ने सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। लास्ट ईयर उसने 12th अपना कंप्लीट किया 90% मार्क्स के साथ विद अ गेम। और इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि जैसे मैं गाड़ी को सुन रही थी, स्ट्रेस,
वाकई में ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों में स्ट्रेस क्यों आ रहा है। रीजन इज वी, हम रेस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। हम मतलब पेरेंट्स, हमने थोपा उनके ऊपर, हमने उन्हें समझने की कोशिश नहीं करी, हम में से कोई उनसे बात नहीं करता, बच्चा अकेला पड़ा रहता है। आपने कभी देखा, आपने कभी बात करी अपने बच्चे की? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम दिन में 2 या 3 घंटे अपने बच्चे से बात करते होंगे। मैं कोटा से जयपुर रह रही हूँ, मेरा बेटे ने 12th अकेले के दम पर कंप्लीट किया। सुबह 5 बजे उठता था, अपना नाश्ता बनाता था, अपना दूध बनाता था और फिर स्कूल के लिए निकल जाता था। और क्योंकि वो 12th में था तो उसका जो स्कूल था वो 5 आवर्स का रहता था। 12 बजे स्कूल से आना, आके 1 बजे जाना वापस, और अपनी एकेडमी से शाम को 5 बजे आना, और वो इसी तरीके से उसने रूटीन फॉलो किया। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी लास्ट में कि एक तो आदमियों की इज्जत करना सीखें, अपने पतियों को सपोर्ट करें, दूसरा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बच्चों को आज की डेट में आपकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवीन जी।